नेपाल में भूकंप से आई तबाही का तीसरा दिन है। कुदरती खूबसूरती के देश का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। इस वक्त वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज तक की टीम वहां मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं वहां के हालात क्या हैं, कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। ये देखें आप, आज तक की आंखों देखें। इस वक्त हम लोग काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में भारतीय मूल के निवासी विदेशी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें फ्लाइट मिले और वो अपने देश लौट पाएं। हम आपको दिखाते हैं कि जहां से एयरपोर्ट शुरू होता है और जहां तक खत्म होता है, लंबी लंबी कतारें लगाए हजारों लोग, दुनिया भर से आए मेहमान यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब फ्लाइट मिले, कब वो वापस जा पाएं। हम आपको बताएं कि चूंकि रात भर यहाँ पर बारिश हो रही थी और भूकंप के भी झटके आ रहे थे, इस वजह से लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। वो बिल्डिंग में जा नहीं सकते थे क्योंकि जो भी बिल्डिंग का मालिक था वो कह रहा था कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। हमें भी रात भर चटाई पर नीचे सोना पड़ा क्योंकि बिल्डिंग कच्ची हो चुकी है और साथ के साथ भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं। ऐसे में सब कहते हैं कि बाहर खुले आसमान में सोना ही बेहतर है, बिल्डिंग में सोना खतरे से बाहर, खतरे से खाली नहीं। हम आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई लोग आए हुए हैं। इनमें से कुछ ट्रेकर्स हैं, कुछ माउंटेनियर्स हैं जो कि अपने साथ ट्रैकिंग का सामान, टेंट लेके आए। मैं आपको दिखाता हूँ ठीक वहाँ पर जहाँ पर फाउंटेन लगा हुआ है। कई सारे लोग रात भर यहीं पर सो रहे थे चूंकि उनके पास सोने की कोई जगह नहीं। जितने भी होटल्स हैं काठमांडू में वो फिलहाल और कस्टमर्स को नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, हमारे पास खाने के लिए सामान नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बेड लिनन नहीं है, तो हम आपको आखिरकार ले कैसे। ये देखिए हमारे पीछे कई सारे विदेशी पर्यटक अपना अपना टेंट गाड़े, तंबू गाड़े यहीं पर रात को सो रहे थे क्योंकि यहाँ पर होटल्स की सुविधा बहुत कम है। बहुत ही कम लोगों को होटल मिल पा रहा है और जो मिल भी रहा है वो भी बहुत महंगा। यहाँ पर पानी की इस वक्त बहुत किल्लत है। दुकानें चूंकि बंद है, 300 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से पानी यहाँ पर बेचा जा रहा है। कई सारे हिंदुस्तानी पर्यटक हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि आज तक के कैमरे से बात भी करना चाहते हैं। आइए उनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। बताएं सर, आप लोगों का वापस जाने का क्या प्लान है, क्या तैयारी कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है हमें टिकट दे दे, हमसे पैसे ले ले, हम फ्री में नहीं जाना चाहते। हम अपने घर में पहुंचा। मेरी कल बाबा रामदेव जी से बात हुई, उन्होंने 1 घंटे यहाँ टूंडी खेल में लेक्चर दिया। मुझसे पर्सनली बोला मेरे साथ 3 मरीज है, एक का हाथ टूट गया। बाबा रामदेव ने बोला कि चिंता मत करो, हम अपने साथ लेके जाएंगे। और बाबा रामदेव रात को अकेले निकल गए यहाँ से। हमको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा सर, हमारा हेल्प कीजिए प्लीज, प्लीज हेल्प कीजिए। हमारा खाने का, पानी का, सब चीज का प्रॉब्लम हो रखा है। करके बोलिए। मुझे भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि भारतीय जनता नहीं, नेपाल का जनता की भी सुरक्षा करे और यहाँ पर जो पहाड़ लगाए, जितना जहाँ जो क्षति हुआ है, जो लड़के मर रहे हैं, वहाँ पर कम से कम हेलीकॉप्टर लगाए तो अपना जो सुविधा। यहाँ पे ट्रैफिक रोक रहे हैं, मैं ट्रैफिक को रोकना नहीं चाहता, सड़क के किनारे आ जाते हैं ताकि ट्रैफिक पर इसका प्रभाव न पड़े। हम आपको ये बताइए, छोटे बच्चे हैं, काफी इंतजार कर रहे हैं, बताएं आप कब से वेट कर रहे हैं? हम इंडिया से आए हुए हैं घूमने के लिए। हमें वो वहाँ पे 2 दिन से भूकंप आया ना, वहाँ पे 2 दिन से रांग लगाए है, एक भी फ्लाइट नहीं जा रही है। हम करे तो क्या करें इंडिया वाले? एक एक करके आप बताएं आपकी क्या परेशानी है? राहुल जी, सर मोदी जी से कहिए कि हमारा घर गिर गया, हम बेघर हो गए, हमें जल्दी जल्दी यहाँ निकालें। भूखे थी आपको ये तो फ्लाइट तो चल रही है, एयरफोर्स की भी फ्लाइट चल रही है और साथ के साथ एयर इंडिया की भी फ्लाइट है, इंडिगो फ्लाइट कल से लाइन में लगे हुए हैं, हमारा कोई नंबर नहीं है। भूखे कुछ भी नहीं खाए, तो जाने का कोई बोल नहीं रहा अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम आपको बताएं कि जहाँ एक तरफ भारतीय वायुसेना और नौसेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, साथ के साथ एनडीआरएफ अपनी तरफ से कोशिश करें। जी बताएं आपसे क्या प्रॉब्लम? पहली बार यहाँ से नेपाल से इवैक्यूएशन का प्रोसेस हुआ है। इससे पहले भी कई बार त्रासदी आई हुई है बट इस तरह का इवैक्यूएशन नहीं हुआ। बट थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं है, प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, इंजर्ड और को कोई प्रायोरिटी नहीं है। सब लोग मतलब इंजर्ड को पहले प्रायोरिटी और लेडीज को पहले प्रायोरिटी हो जाए तो बहुत बेटर हो जाए। और सब लोग को इवैक्यूएशन हो रहा है और फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे भी पहले 2-3 बार हम लोग यहीं रहते हैं, 3-4 बार इस तरह की प्रॉब्लम है पर कोई एफर्ट्स नहीं थे गवर्नमेंट की तरफ से। इस बार एफर्ट्स हैं बट थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन अगर बेटर हो जाए। हकीकत यह है कि कई सारे लोग हैं और जिन लोगों की संख्या है वो फ्लाइट की संख्या से ज्यादा है और लाजमी तौर पे हर आदमी चाहता है कि वो पहली फ्लाइट पे हो
ताकि जल्द से जल्द वो अपने परिवार वालों के पास लौट पाओ। ऐसा तो लाजमी तौर पर संभव है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाएं कि पीछे कई सारी आज एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी ऑपरेट हो रही हैं। हमें पता चल रहा है कि प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो भी एक्स्ट्रा फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं, एयर इंडिया भी साथ के साथ एक्स्ट्रा फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है। लेकिन चूंकि लोग यहाँ पर अब करीब 72 घंटे होने को आए हैं, लोग बिन पानी के, बिन बिजली के, बिन मोबाइल के, बगैर अपने परिवार वालों से बात किए यहाँ पर खड़े हैं कई सारे लोग, और इस वजह से परेशान भी वो बहुत ज्यादा है। और उनकी इस पीड़ा पर और इस इवैक्यूएशन की जो कोशिश है उस पर लगातार आज तक की टीम की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन युविंदर के साथ राहुल कमल, काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज तक के। नेपाल में हर तरफ तबाही का आलम है, हर तरफ बिखरी है बर्बादी की अनगिनत कहानियां। आज तक के संवाददाता जहां भी गए कुछ भी सलामत नजर नहीं आया। काठमांडू में भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं। लोग यहाँ योग रक्षा शिविर में आए थे, योग शिविर में स्वास्थ्य रक्षा के लिए। ये जीवन रक्षा शिविर बन गया है। यहाँ जो बिछाने की जगह थी वो लोगों ने छत बना ली है। हम बात कर रहे हैं स्वामी रामदेव जी से। इस शिविर में लोग योग सीखने आए थे स्वास्थ्य रक्षा के लिए। अभी इनके जीवन रक्षा की जो बिछाने की चीज थी वो इनके छत बन गई है। क्या संजय भाई, आज तक क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल तो है, नेपाल में भी सबसे ज्यादा देखा जाता है। और यहाँ जो हमने कैंप रखा था 50,000 से 1 लाख लोगों की कैपेसिटी का रखा था, करीब 5 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल था। इसकी सारी कनात और सारी नीचे की बिछावट, यहाँ दाईं ओर से लेकर के, पीछे से लेकर के और इधर बाईं ओर तक, माने दूर दूर तक जो भी ये कनात लगी है, कोई गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं है, सब पतंजलि योगपीठ का ये कनात था। ये जो भी 30 लाख 40 लाख रुपए का जो भी सामान था, हमने कहा ये सब का सब यूज हो जाए। कुछ लोग लेकर के भी चले जाते हैं, परेशान होते हैं तो रात को दूसरी जगह लगाते हैं। मैंने कहा जो भी लेकर जाए किसी को मत रोको। हमने ये व्यवस्था इसलिए किया कि ये बात 25-50 लाख रुपए की नहीं है, बात लोगों के जीवन की है। तो हम इनके लिए और क्या कर सकते हैं? तो हमने 3 काम तत्काल सोचे। एक तो इन लोग, क्योंकि अब जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में तो नहीं रह सकते, होटल धर्मशाला वालों ने बाहर निकाल दिया। अब देख रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था, यहाँ करीब 25-30% आबादी भारत के लोगों की है। वो भारत जाने की भी इंतजार करें। हमने बोला कि अभी ये तत्काल हमने निर्णय लिया कि जो भी भारत जाना चाहते हैं, जो इंडियन एम्बेसी कर रही है, जो इंडियन गवर्नमेंट करेगी ठीक है, बाकी हम पतंजलि योगपीठ की ओर से करेंगे। और जो भी लोग इंडिया जाना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे। यहाँ जो घायल है उनके लिए हमने रक्तदान शिविर किया, खुद रक्तदान किया। और जो अभी यहाँ पर लोग हैं, अब इनको ये खाना कहाँ से खाएंगे? दुकान सब बंद है। अभी आप पूरा बाजार में जाएंगे, 99% दुकान बंद है। इनके लिए हम सेव लेके आए, केला लेके आए, पानी की बोतलें लेकर के आए, और खाने के लिए पका हुआ खाना भी सुबह से चल रहा है। अभी रात को 12 बजे तक 3 काउंटर हमने उसके लगाए हुए। पोखरा में इस वक्त मौजूद हैं हम, और देखिए राजधानी काठमांडू से करीब 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन खुशकिस्मती की बात है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि नुकसान यहाँ पर बहुत कम हुआ है। जो शुरू में अंदाज़ा लगाया जा रहा था उस तरह का नुकसान जाहिर है नहीं है। शहर के बाहरी इलाकों में ज़रूर कुछ मकान गिरे हैं, लेकिन वो बताया जा रहा है कि पुराने, इसके अलावा थोड़ा बहुत नुकसान ग्रामीण इलाकों में, गाँव के इलाके में लोगों का हुआ है। लेकिन एक बड़ी परेशानी यहाँ लोगों के साथ ये है, क्योंकि सैलानियों के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर यहाँ की अर्थव्यवस्था निर्भर है। तो ऐसे में भूकंप की इस त्रासदी के साथ ही साथ और लोगों के बीच जो डर पैदा हुआ, उसकी वजह से बड़ी तादाद में टूरिस्टों ने वापस जाना शुरू कर दिया। क्या बता रहे हैं आप? पोखरा में जो टूरिस्ट हैं उन्होंने पोखरा को सिचुएशन जो है उसको कंपैरेटिवली काठमांडू से बेटर फील उन्होंने सोचा है। द सिचुएशन इन पोखरा एंड इन पोखरा इज better for tourism, better for tourists. It is least affected by earthquake. And in previous 2 earthquakes also, there was one earthquake 82 years ago, another major earthquake 27 years ago, and in those earthquakes also, पोखरा was least affected. यानी आप कह रहे हैं भरपूर इंतजाम है यहाँ पर, और इतिहास ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बड़ी कभी तबाही आई हो। लेकिन जिस तरह का मंजर था कल के दिन दोपहर में जब ये भूकंप आया था, तो उस वक्त टूरिस्टों के ऊपर क्या गुजरी थी जो आपने देखा हो? सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहले बार दिखाई दे रहा है कि ऐसा सिचुएशन आ गया। तो भी पोखरा में जो जितना टूरिस्ट लोग था वो लोग को हम चाहते हैं कि आप वो वक्त आप तो हमारे लिए बयान करिए, बताइए कि कैसा था जब 12:30 पौने 1 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास भूकंप आया था, तो लोग किस तरह से सड़कों पर निकल आए? नहीं, 12 बजे से 6 मिनट में आ गया वो,
तो उस टाइम में जो अर्थ जो शुरुआत हो गया तो हम लोग को भी बहुत शौक हो गया, क्या हो रहा है, ऐसे शौक हो गया। टूरिस्ट लोगों को भी हम लोग बता दिया ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन ये फर्स्ट टाइम नेपाल में ऐसा खाल का एक्टिविटी हो रहा है। टूरिस्ट लोग अभी जो बाहर जो न्यूज़ दिखाई दे रहा है वो भी फील कर रहा है कि हम लोग बहुत सेफ जगह पहुंच गया है, कि यहाँ पर जो यहाँ का पुलिस, यहाँ का जो प्रशासन का जो निकाय है वो एक्टिवली वो देखभाल कर रहा था। हर एक टूरिस्ट पुलिस को सब होटल में पहुंच करके पूछ रहा था कि क्या हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, वो इंडिविजुअली उसको पूछ रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट लोगों के लिए कोई परेशानी हम लोग नहीं देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर? अगर कुछ टूरिस्ट ऐसे हैं जिनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है नीचे तक जाने का और वहाँ से बाहर अपनी मंजिल तक पहुँचने का, ऐसे में उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है? थैंक यू वेरी मच। द फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइफ इन पोखरा इज वेरी नॉर्मल. There is no any problems. We have continuous electricity, Wi-Fi, internet, and telephone service is very normal. The problem only that there is no access, like no flight from Pokhara to Kathmandu, no any transport moving today because of the safetyness. Because there is some landslide and on the way. That's why we are just keeping and holding for the tourists. But it is very safe here, and there was a big shake in my life. I have seen the first time in my life. It was a long shake and very big shake, but never problem for all the hotels are very safe. जाहिर है पर्यटन को लेकर बेहद संवेदनशील पोखरा के लोग, और जाहिर है यकीन दिलाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट बेफिक्री के साथ आ सकते हैं। लेकिन जाहिर है साथ में ये भी कह रहे हैं कि टीवी के जरिए ये तस्वीरें जब पहुँचती हैं तो जाहिर सी बात है एक ऐसा मन में डर बैठ जाता है, खौफ बैठ जाता है कि फिर टूरिस्ट आने से हिचकने लगते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ के लोग यकीन दिलाते हुए कि पोखरा आएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर जान माल की बड़ी हानि नहीं हुई है, नुकसान नहीं हुआ है, और फिलहाल टूरिस्टों ने भी शायद थोड़ा सा यकीन दिखाया है यहाँ के लोगों पर और टूरिज्म इंडस्ट्री पर, और कुछ टूरिस्ट जरूर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी भी ठहरे हुए हैं। कहते हैं मंदिरों में प्रतिमाओं में भगवान विराजते हैं, लेकिन जब देवादिदेव खुद पशुपतिनाथ की बात हो तो क्या कहने। भूकंप के झटके भले ही पूरे नेपाल को हिला के रख चुके हों, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर एक खरोंच भी नहीं आई। इस मंदिर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहीं 10 से 20 मीटर दूर बाहर के पूरे इलाके में बहुत क्षति पहुंची है। काफी सारी दीवारें उतर गई हैं, टूट गई हैं, उसके साथ साथ पत्थर गिरे हैं, लेकिन इस दीवार के अंदर जो मंदिर है उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। आलम यह है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो अब महसूस कर रहे हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास रहना ही सुरक्षित जगह है। शायद यही कहते हैं कि भले ही आप इसको चमत्कार कहें या फिर ऊपर वाले पे आस्था कहें या फिर एक अदृश्य शक्ति पर विश्वास कहें, सच्चाई तो ये है कि इस पूरे भूकंप में जहां पर पूरा विश्व कांप के रह गया नेपाल के हादसे को देखकर, लोग खुद डर के रह गए, लेकिन उन्हें भरोसा है कि ये मंदिर ज्यादा सुरक्षित है। क्या कहना है आपका? बहुत सुरक्षित है, और पशुपतिनाथ जी महाराज का अपना घर भी सुरक्षित है, और हम आसपास ही थे जब ये बिल्डिंगें टूट रही थी तो बहुत तेजी से हिला। मेरी पत्नी ने मुझे पकड़ लिया, मैंने उसे, बहुत जबरदस्त भूकंप आया और सारे वो टीन के शेड जो थे वो गिर के नीचे आने लगे। इधर बिल्डिंग अभी आपको लगता है कि आप मंदिर में अगर बैठे तो ज्यादा सुरक्षित है घर पर रहने की बजाय? बाहर ज्यादा सुरक्षित है, अंदर जो है अभी भी डर लगता है, क्योंकि रात सुबह भी 6 बजे एक बार भूकंप का झटके लगे, बाहर आया भाग के यहीं आए, और पूरा मंदिर के परिसर में और उसके आसपास जो गार्डन है सब लोग यहीं बैठे हुए हैं। हमारी कल की फ्लाइट है। मंदिर प्रांगण में ही ज्यादा सुरक्षित पा रहे हैं खुद को, घर से ज्यादा, मकान से ज्यादा, होटल से ज्यादा? जी, मंदिर प्रांगण जो है भगवान जी का द्वार है, यहाँ पे बैठ के हमें बड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा है। फिर भी हम सामने वाले मंदिर के सामने वाले एरिया में ही एक होटल में थे हम लोग, वहाँ होटल में बैठने में ऐसे डर लग रहा था, कांप रहे थे हमारे शरीर कि हम कहाँ जाएं। फिर मंदिर प्रांगण में आए तो हमें ऐसा लगा कि बहुत ही दिल को बहुत सुकून महसूस हुआ। सुकून की बात है, विश्वास की बात है, एक ऐसे विश्वास की बात है जो पूरी तरह से अटूट है, अडिग है, और उसके साथ साथ ये भरोसा है कि भले ही कुछ भी हो जाए इस प्रांगण में रहने पर वो कम से कम सुरक्षित हैं, क्योंकि बार बार आ रहे इन झटकों से जितना दिल झकझोर देता है, जितना दिमाग पर असर पड़ता है, उतना ही असर पड़ता है कि आखिरकार अगले पल जिंदा रहेंगे कि नहीं। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, काठमांडू, आज तक। इस सब के बीच आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट किया है कि आज करीब 14 सिविलियन फ्लाइट्स, 7 फ्लाइट्स जो शेड्यूल्ड हैं और 7 स्पेशल भारतीयों को वहां से लेके आएंगी। दूसरा, बसें जो हैं पोखरा से रक्सौल और काठमांडू से गोरखपुर, ये बसें भी इंडियन सिटीजन जो वहां पर हैं, जो भारतीय हैं, उनको वहां से इवैक्यूएट करने में मदद करेंगी।
लेकिन इस बीच एक और चीज यह है कि नेपाल का कुतुब मीनार कहलाने वाला भीमसेन टावर भूकंप से पूरी तरह बर्बाद हो गया है। कभी 9 मंजिला टावर चढ़कर लोग पूरे काठमांडू का नजारा देखते थे, लेकिन आज कई लोग इसी धाराशाही मीनार के पास हैं और तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। ये सुंधारा रोड पर हम खड़े हैं और यहाँ ये बड़ा मैदान, यहाँ स्वामी रामदेव ने अपना कैंप लगाया था। इसी मैदान के दोनों तरफ जिस समय भूकंप आया लोग दहशत में थे और इसी मैदान के दोनों तरफ 2 बड़ी बड़ी इमारतें गिरी। इधर ठीक मेरे दाहिनी तरफ यहाँ वो टावर था जो धरहरा का, वो धरधरा कर गिरा और दूसरी तरफ भी इमारतें गिरी। अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये पुल है और पुल फुटओवर ब्रिज, ये ऐसे भी लोगों के आने जाने से भी हिलता है, लेकिन दहशत इस कदर है कि लोग कहते हैं भूकंप आ गया, तभी ये पुल हिल रहा है। और इधर लोगों का हर 2 घंटे पे ये शोर उठता है भूकंप आने वाला है या भूकंप आ गया है। लोग एक बार फिर सड़कों की ओर रुख कर लेते हैं, घर खाली कर देते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। तो ये तो पुल है, ये तो हिलेगा लोगों के आने जाने से। हिलेगा तो आपको बना है सर? आप अभी कह रहे थे ना आ रहा था, चल गया है, भूकंप आ रहा था। अच्छा, एक ही घंटा पर सर यहाँ भूकंप आ रहा है कल से। 1 घंटा में 2 बार भूकंप आ रहा है सर। एक सबसे पहले तो बड़ा हुआ, उसके बाद में छोटा छोटा कितना होता। ये दूसरा दिन है जब दहशत के मारे लोग ना कहीं जा रहे हैं ना आ रहे हैं, वो इसी ग्राउंड में, जबकि रत्ना पार्क टूडी खेल पार्क है और ये बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर हजारों लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे हैं। हालांकि योग सुबह करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने अपने घर जाने को तैयार नहीं। उन्हें लगता है कि ये तो खुली जगह है, यहाँ अगर भूकंप दोबारा आया भी तो उनका बचाव हो जाएगा, लेकिन अगर वो अपने घर और इमारतों में गए तो पता नहीं वो बच पाएंगे या नहीं। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ संजय शर्मा, कुड़ी खेल, काठमांडू, आज तक। काठमांडू का सुनधारा इलाका, कभी यहाँ पर एक धारा बहती थी, एक सोता था जिसका पानी सुनहला होता था और नेपाली में सोने को सुन कहते हैं, तो सुन धारा यहाँ होती थी। लेकिन अभी यहाँ पर जबरदस्त भूकंप में शोणित की धारा बही। यहाँ पर 2 चीजें आकर्षण का केंद्र हैं, एक तो सुन धारा जो अब सूख चुकी है, दूसरा ये धरहरा का टावर जो गिर चुका है। धारा सूख चुकी है, टावर गिर चुका है। और इस टावर का क्या है इतिहास, नजदीक चलते हैं और देखते हैं। ये वो धरहरा का टावर है, 1832 में बना। तब के प्रधानमंत्री बहादुर थापा ने इसे बनाया और क्या सोच कर बनाया, ये नेपाली में लिखा है, ठाडो नाक समस्त कांतिपुर को, हे उच्चता कृतिम ज्यामि लाख थियों पवित्र पसीना, हे मेघ को आश्रम सेतो स्तंभ सुकीर्ति को धरहरा, देव मलाई विदा, हे अगलो प्रहरी सरी नगर को देव मलाई विदा। ये युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ की रचना है और इसमें कहा है कि ये सेतो स्तंभ श्वेत स्तंभ है सुकीर्ति का और लाखों लोगों का पसीना यहाँ बहा है, उस पवित्र पसीना जो मेघ की तरह लोगों के शरीर से बहा है। हमारी नाक है ये श्वेत धवल टावर जो बनाया हुआ है, लेकिन ये धरहरा जो धारा थी वो धारा सूख गई, ये टावर गिर गया। वो तो शनिवार का दिन था और शनिवार यहाँ पर छुट्टी का दिन होता है। चारों ओर लोग यहाँ आए थे, यानी दूर दूर से लोग देखने आते थे इस टावर को। चूंकि ये कांतिपुर यानी नेपाल का पुराना नाम, इसका नाक कहा जाता था ये श्वेत, और इसके अंदर सीढ़ियाँ लगी थी, सीढ़ियों से लोग ऊपर जाते थे और ऊपर जाकर लोग पूरे शहर का नज़ारा लेते थे। लेकिन अब रह गई हैं सिर्फ यादें इस 9 मंजिला इमारत की, जो 9 सेकंड भी नहीं लगे इसे धराशायी होने में। 1832 यानी अगर 15 साल बाद ये अपने स्थापना के 200वीं सालगिरह मनाता होता, लेकिन भूकंप इतना जबरदस्त था कि यहाँ से अब तक 300 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं और इस मलबे में पता नहीं कितने लोगों का बनाने में पसीना तो जरूर लगा था, पवित्र पसीना, लेकिन अब इसके मलबे में कितने शोणित हैं, कितने खून हैं, कितने लोगों की देह है इसके अंदर, वो अब जब ये मलबा साफ होगा तभी पता चल पाएगा। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ संजय शर्मा, सुनधारा, काठमांडू, आज तक।